देखते हैं सेक्शन डी, जो कि आपका 36 से स्टार्ट है और ये सारे क्वेश्चंस जो होता है यानी लास्ट वाला जो सेक्शन होता है वो सभी जो है केस बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो देखते हैं ये केस बेस्ड क्वेश्चन जो है वो किस चैप्टर से है और यहाँ पे चैप्टर को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो भी चीजें मैं यहाँ पे आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। देखते हैं, कह रहा है कि मिस शीला विजिटेड ए स्टोर नियर हर हाउस एंड फाउंड दैट द ग्लास जार आर अरेंज वन एबव द अदर इन अ स्पेसिफिक पैटर्न। देखिए आपका दिमाग ये चलना चाहिए क्योंकि ये स्पेसिफिक जब पैटर्न कह रहा है इसका मतलब क्या है कि आपको स्पेसिफिक पैटर्न अब कहाँ पढ़ना था, कहाँ पे आप एक नंबर्स को लिस्ट ऑफ नंबर बनाते थे और वो एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करता था, कहाँ पे ऐसा काम करते थे। तो थोड़ा बहुत जो है ये एपी के तरफ इंडिकेट कर रहा है। अब आगे क्या कह रहा है कि ऑन द टॉप लेयर देयर आर 3 जार्स, इन द नेक्स्ट लेयर देयर आर 6 जार एंड द थर्ड लेयर फ्रॉम द टॉप देयर आर 9 जार्स। अब दिमाग आपको यहां पे लगाना है, कंसंट्रेट करना है। केस बेस्ड क्वेश्चन ये कह के नहीं आता है कि बहुत सारे क्वेश्चन को आप आइडेंटिफाई कर लेते हो आसानी से, राइट, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसको आप आसानी से आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि ये कहां से क्वेश्चन है। अब आप ये बोलोगे कि सर यहां पे जब हम ऑन द बेसिस ऑफ द एबव सिचुएशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन पे जा रहे हैं तो ये कह तो रहा है एपी में। बहुत अच्छे बेटा, आप तो पकड़ लिए। क्यों? क्योंकि यहां पे एपी कह रहा है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को उठा करके देखिए, कहीं पे भी अगर 90% क्वेश्चन जो पूछा होगा, जो क्वेश्चन पूछा होगा उसमें यह था कि आपको ये पैटर्न नहीं कहेगा कि एपी में है। यहां तो कह दिया ना, तो कह दिया तो ये आपके लिए बेटर हो गया। क्या सोचने के लिए सर वहां तो दिया रहता है, बेटा ऐसा नहीं है, पेपर में आपको नहीं दिया रहता है। यहां तो अनफॉर्चुनेटली आप मान के चलिए कि उसने कह दिया है कि ये किसमें है, एपी में है। क्यों? राइट एंड एपी, यानी क्वेश्चन एपी में होगा तभी तो वो कह रहा है कि राइट एंड एपी, राइट। तो यहां तो आपने पकड़ लिया, लेकिन आप इसको रूल नहीं बनाना कि हमेशा दिया रहेगा, नहीं दिया रहता है। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि दिया रहता है तो आप प्रीवियस के जो भी केस बेस्ड क्वेश्चन उसको उठाइए, वहां पे आपको कोई भी जो है चर्चा नहीं करेगा और आपको ही पकड़ना पड़ेगा क्वेश्चन के जो गिवन इंफॉर्मेशन है उनसे। तो इसको भूल जाइए, इस इंफॉर्मेशन से ही मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं कि एक्चुअल में आप इसको कैसे पकड़ लेंगे कि ये एपी का है। अब पहला लेयर में, सबसे टॉप लेयर में उसके पास क्या है, 3 है, और उसके बाद जो है उसके पास आ गया 6 और फिर आ गया क्या, फिर 9 एंड सो ऑन। कहां तक जा रहा है ये, 8th टर्म तक जा रहा है। इसका यानी मतलब क्या है कि इस तरह से आपको वो अरेंज किया गया होगा, इस तरह से क्या हो गया होगा, अरेंज किया गया होगा। तो 3, 6 और 9, और आपको पता है कि इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 3, फिर इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 3। तो ये क्वेश्चन क्या है कि कॉमन डिफरेंस आप जब चेक कर रहे हो तो आपको ये पता चल रहा है कि कॉमन डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है। यानी पहले तो डिफरेंस कांस्टेंट हो रहा है और डिफरेंस सभी सेम है तो आप उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हो, और कॉमन डिफरेंस अगर कांस्टेंट हो गया तो वो किसका केस होता है, वो आपका एपी का केस होता है, राइट। तो आप ऊपर से ही ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एपी में है। हमेशा आप इंफॉर्मेशन से फाइंड आउट करने की कोशिश करो। ये मत सोचो कि सर यहां तो दे दिया है, बेटा ये यहां दे दिया है लेकिन हमेशा नहीं दिया रहेगा। तो थोड़ा सा आप जो है क्वेश्चन पढ़ते समय केस बेस्ड जो होता है वो आप स्मार्ट रहिए जब भी क्वेश्चन को आप पढ़िए। यानी हमको ये पता चल गया कि ये एपी में है और उसने कहा है कि राइट एन एपी व्हिच टर्म रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ जार इन डिफरेंट लेयर स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप। उसने कह दिया है कि टॉप से स्टार्टिंग करें। याद रखिएगा वो बॉटम से भी स्टार्ट करने के लिए बोल सकता था कि 9, फिर उसके बाद मान लीजिए 6, उसके बाद 3 और भी पहले होगा। तो ये कह रहा है कि बॉटम से नहीं, आप टॉप से आइए। तो टॉप यानी क्या हो जाएगा, टॉप यानी तो यहां पे कह दोगे आप कि एपी जो होगा, जो एपी होगा वो आपका क्या हो जाएगा, पहला तो 3 टॉप से आना है, 3 के बाद 6,
6 के बाद 9 एंड सो ऑन, कहां तक, 8th टर्म तक, आपको 8th टर्म तक जाना है। अब लास्ट वाला में क्या होगा ये हमको नहीं पता है, वो तो निकाल लेंगे क्योंकि 8th टर्म का मतलब होता है कि n की वैल्यू ये दे रखा है। अब उसने कहा है कि राइट एन एपी व्हिच टर्म रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ जार इन डिफरेंट लेयर स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप, तो टॉप से हमने स्टार्ट कर दिया। ऑल्सो फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस जब एपी निकल गया तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहां पे ए जो होगा वो 3 हो जाएगा, और कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। कोई भी दो कंजिक्यूटिव नंबर्स ले लेंगे, चाहे आप इन दोनों को लीजिए चाहे इन दोनों को लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर आपको एपी में कंफ्यूजन है तो जाकर के आप यूट्यूब या आप गूगल पे लिखिए एपी बाय द अंकेश सर, वहां पे आपको खुलेगा, डिटेल आपको इंफॉर्मेशन वहां पे मिलेगा। यहां तो हम जस्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, यानी 6 माइनस 3 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी कॉमन डिफरेंस आपका 3 हो गया। तो पहला क्वेश्चन का जो है वो आंसर आपको मिल गया, क्या, एपी भी हमने लिख दिया, कॉमन डिफरेंस बता दिया। दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है इज इट पॉसिबल टू अरेंज 34 जार्स इन अ लेयर इफ दिस पैटर्न इज कंटिन्यू, अगर बेटा ये पैटर्न कंटिन्यू रहा तो क्या आपका 34 जार को इसमें अरेंज किया जा सकता है। देखिए मैं बार बार कहता हूं सीबीएसई इसलिए स्मार्ट है क्योंकि वो नया क्वेश्चन डालने की कोशिश करता है। अब आप ये सोचिए, अभी ये कहते था कि इसमें 0 लाई करेगा तो आप क्या कहते, निकाल लेते, क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी में सेम क्वेश्चन है। अगर ये कहता कि इसमें 5 लाई करेगा तो आप निकाल लेते, लेकिन उसने क्या कहा कि इस जार को कंटिन्यू किया जाए तो क्या 34 जार इसमें आ जाएगा। क्वेश्चन वही पूछ रहा है लेकिन थोड़ा सा उसने लैंग्वेज को क्या किया, चेंज किया। यानी ये कहना चाह रहा है कि अगर ये पैटर्न कंटिन्यू रहा तो क्या इसमें जो है आप 3, 6, 9 डैश, क्या इसमें 34 आपका आएगा, क्या इसमें 34 आएगा। तो हम देखते हैं क्या, जब 34 वो कहता है कि आएगा तो हम ऐसा मान लेते हैं कि हां आएगा, यही करते हैं, हम ऐसा मान लेते हैं कि क्या आएगा, लेकिन कौन सा टर्म होगा ये नहीं पता रहता, इसलिए हम बोल देते हैं कि nth टर्म आया होगा। क्यों, क्योंकि जब आप उसने कहा है कि आएगा क्या तो हम ये मान के चलेंगे कि हां आएगा, राइट। लेकिन जब n की वैल्यू जो लास्ट में आएगा ना वो ये बताएगा कि ये वैल्यू इसमें होगा या नहीं होगा। कैसे बताएगा हम अभी बात करते हैं। तो हम ऐसा मान लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कि लेट an इक्वल टू जो है वो क्या हो गया आपका 34। हम मान लेते हैं कि इसमें एक ऐसा टर्म है जो 34 है, तो हम वो कौन सा टर्म होगा आपको नहीं पता, तो जो भी नहीं पता होता है एपी में उसको an बोल देते हैं कि an इक्वल टू 34, राइट। अब an का फॉर्मूला आपके पास है क्या, n का फॉर्मूला है क्या कि सर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बेटा n आपको नहीं पता है कि क्या होगा, लेकिन n तो पता है, n कितना पता है 34, राइट। तो n हमको पता है कि 34 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है बेटा 3 और n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आपको पता है कि सर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 3, तो हम इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 31 और ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू में 3। तो यहां से निकलेगा आपका कि n माइनस 1 इक्वल टू 31 और बाई 3। अब n यहां से निकालेंगे आप तो n इक्वल टू 31 बाई 3 प्लस 1, दैट मीन्स दिस वन इज 34 बाई 3। अब ये बताइए कि कभी भी नंबर ऑफ जो नंबर ऑफ जार होगा वो कभी भी आपका जो है वो फ्रैक्शंस नहीं होगा, क्योंकि ग्लास आधा नहीं होता है, राइट। ग्लास आपका हमेशा क्या रहेगा, फुल ही रहेगा। यानी n की वैल्यू, या सिंपल अगर आप वहां पे पढ़े होंगे तो सिंपल आप ये पढ़े होंगे अर्थमेटिक में कि n की वैल्यू फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि या तो 2 टर्म होगा, नहीं तो 3 टर्म होगा, नहीं तो 4 टर्म होगा, नहीं तो 6 टर्म होगा, कभी भी 1.5 टर्म, 3/2 टर्म, 5/4 टर्म
फ्रैक्शंस में नंबर ऑफ टर्म नहीं होता है, यानी n जो है हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए, और वो भी आपका यहां पे नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि 34/3 फ्रैक्शंस में आएगा। तो आप ये बोल सकते हो कि n इज नॉट द पॉजिटिव इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है या नेचुरल नंबर, राइट, पॉजिटिव इंटीजर। सो अब 34n की वैल्यू 34/3 आ गया। कब? जब आपने n 34 लिया था। तो ये कह रहा है कि n फ्रैक्शन में आ गया, इसका मतलब है कि ये नंबर जो है इसमें है ही नहीं, यानी ये अगर पैटर्न अगर कंटिन्यू रहा तो 34 इसमें नहीं आएगा। तो हम बोलेंगे सो 34 नॉट लाइज इन द क्या, इन द सिचुएशन या इन द एपी, राइट, इन द गिवन एपी, यानी इस एपी में 34 जो है वो आपका नहीं आएगा, यानी 34 जार अरेंज नहीं होंगे। अब देखते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर इसमें 2 का सॉल्यूशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इसका। कह रहा है कि इफ देयर आर n नंबर ऑफ रो इन अ लेयर देन फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर फाइंडिंग द टोटल नंबर ऑफ जार इन टर्म्स ऑफ n। ध्यान से सुनिए, इन्होंने कहा है कि इन टर्म्स ऑफ n, और इन टर्म्स ऑफ n का मतलब क्या है कि कोई भी आपको यहां पे तो 8 टर्म तक दिया है, यस और नो। अगर आप इस एपी का बात करें तो ये 8 टर्म तक दिया हुआ है, लेकिन उसने कहा है कि 8 टर्म तक आप बात नहीं करिए, आप हमसे बात करिए कि जो ये एपी है आपका 3, 6, 9 और ये डैश डैश, अब n टर्म्स तक हमको निकाल करके बताइए। आप यहां पे अगर उसने कहा है कि n टर्म्स निकाल करके बताइए, तो आपको n की वैल्यू 8 नहीं रखनी है। यही बच्चा गलती करेगा, हो सकता है गलती करे, क्या? क्योंकि वो तो अभी यहां पे क्या देखेगा कि चलो 8 टर्म है, वो वो 8 टर्म मानेगा और एसेट निकाल देगा, लेकिन नहीं, वो खुद भी एसेट पूछ रहा है। देखिए, हेंस फाइंड एसेट, जब आपका एसेट निकल जाएगा ना, तब आपको S8 निकालना है, राइट। तो सबसे पहले तो आप यहां पे क्या करेंगे, इनका सम निकालना है। कैसे? देखिए, उसने कहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ जार। तो टोटल नंबर ऑफ जार का मतलब क्या है कि यहां पे 3 था, 6 था, 9 था, तो ये इनको ऐड करना है, इन सबको क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि हमको नंबर्स निकालना है टोटल कि कितना जार जो है इस पैटर्न में यूज हुआ है। लेकिन आप 8 तक नहीं जाओगे, आप कहां तक जाओगे, आप n टर्म्स तक जाओगे, राइट। तो यानी यहां पे सबका हमको क्या निकालना है, सबका सम निकालना है। यानी जब हम s लिखेंगे तब हम लिखेंगे 3 + 6 + 9 और प्लस डैश डैश कहां तक, n टर्म्स तक, प्लस डैश डैश कहां तक, n टर्म्स तक, राइट। अब आपको यहां पे n टर्म्स का यानी क्या निकालना है, सम निकालना है। तो बेटा कॉमन डिफरेंस तो अभी भी नहीं चेंज होगा, यस। आपको फर्स्ट टर्म अभी भी नहीं चेंज होगा, हाँ। तो आप यहां पे Sn कैसे निकालेंगे, Sn निकालेंगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, राइट। अब यहां पे n क्या है, तो सर n तो आपको कही रहा है कि टोटल नंबर बताइए n के टर्म में, राइट। तो यहां पे हो जाएगा आपका 2 इंटू 3 और प्लस n-1 इंटू 3, तो n/2 हो जाएगा। और यहां पे दिए 3 2 जा 6, और यहां पे जब 3 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n और -3, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 6 + 3n और -3। तो यहां पे आप फाइंड आउट कर लीजिए, n/2 6 में से आपको 3 चला जाएगा तो 3 आएगा, तो यहां पे प्लस में 3 आएगा, और 3 कॉमन भी ले लीजिए। तो देखिए मैं लिख रहा हूं, तो 3 बाहर निकल गया और n इंटू n+1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां 3 है, बाहर निकल जाएगा तो n बच जाएगा, और इस 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, और वो 3 कॉमन ले लिए तो यहां पे 1 बचेगा। यानी जो आपका है वो Sn की वैल्यू जो है वो ये आ गया, Sn की वैल्यू आ गई 3/2 इंटू n+1, राइट।
अब आप Sn जो उसने कहा है कि हेंस फाइंड एसेट, तो यहां पे आप n बराबर क्या पुट कर दीजिए, n बराबर 8 पुट कर दीजिए, यानी 3/2, और इनटू में यहां पे हो जाएगा आपका 8, और इनटू ये हो जाएगा n+1 यानी 8 प्लस आपका क्या हो जाएगा 1, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 4 से कैंसिल, राइट। और ये 8 और 1 कितना हो जाएगा आपके पास बेटा, 9 हो जाएगा, यस और नो। और 9 और इंटू 3 4 जा 12, तो ये हो जाएगा आपका 9 और इंटू 12, यानी 12 9 जा 108, यानी एसेट जो होगा आपका 108 हो जाएगा, एंड दिस इज द आंसर, यस और नो, दिस इज द आंसर। कोई दिक्कत यहां तक है तो आप बता सकते हैं। आइए अब इनके साथ और में क्वेश्चन पूछा है, तो आप ये आंसर दे दिए तो वो आंसर नहीं दीजिए, नहीं तो अगर आपको ये आंसर देना है तो आप ये नहीं दीजिए। तो हम अभी आपको दोनों आंसर देते हैं। कह रहा है कि द शॉपकीपर एडेड 3 जार इन ईच लेयर, हाउ मेनी जार आर देयर इन द 5th लेयर फ्रॉम द टॉप। देखिए यहां पे अभी तो आपको टॉप से पूछ लिया, याद करिए एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है जो आपको बॉटम से पूछ सकता था, तो वहां पे क्या है, आप दोनों तरफ से तैयार रहिए। अगर वो इधर से अगर आपको पूछ लेता कि इधर से बताइए कि 5th पे नंबर ऑफ जार कितना होगा, या इधर से बताइए कि 5th पे नंबर ऑफ जार कितना होगा, तो आप दोनों के लिए अब तैयार रहिए। अब आप दोनों के लिए तैयार रहिए। सैंपल पेपर से हम लोग क्या सीखते हैं, सैंपल पेपर से यही सीखते हैं कि क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, वहीं आएगा, ये नहीं, इस तरह से पूछा जाएगा। तो जब इसने फ्रॉम द टॉप जब ये हिट किया है, तो हम ये कोशिश करेंगे कि हमको दोनों तरफ से बेटा आना चाहिए, तो आप दोनों तरफ का कोशिश करेंगे। अगर आपको दोनों तरफ निकालने में आपको दिक्कत आ रहा है तो आप YouTube पे जाइए, आप गूगल पे जाइए, वहां पे लिखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बाय इंजीनियर अंकेश सर, वहां पे आपको पूरी वीडियो डिटेल खुलेगी, वहां पे मैंने दोनों मेथड बात किया है। अगर इधर से बात करें तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, और इधर से अगर बात करता है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, और दो मेथड मैंने वहां पे बता रखा है। और यहां पे तो आसान क्वेश्चन उसने पूछा हुआ है, क्यों आसान क्वेश्चन, क्योंकि उन्होंने क्या है कि बिगिनिंग से ही आपको बता दिया है, इधर से आपको नहीं कहा है, फ्रॉम द एंड से नहीं बोला है, बिगिनिंग से ही बोल दिया है। तो आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सभी में आपको वो 3 ऐड कर रहा है, तो सबसे पहले तो बेटा आपको न्यू एपी पता होना चाहिए, राइट। न्यू एपी, तो न्यू एपी कैसे निकालोगे, कह रहा है कि 3 ऐड किया जा रहा है, तो यानी ये 6 होगा, ये आपका 9 होगा, और ये आपका क्या हो जाएगा 12 होगा, एंड सो ऑन। कहां तक, जो आपका उसने कहा है कि भाई 5th बताना, जा तो रहा 8th टर्म तक, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको 5th पूछ रहा है तो 5th हम बात करेंगे। अब सुनिएगा ध्यान से, याद रखिए कभी भी ये ऑब्जेक्टिव भी आपसे पूछ सकता है, कभी भी अगर आपको एपी का बात करता है और सेम नंबर ऐड करता है, ध्यान से सुनिएगा, सेम नंबर ऐड करता है, तो कॉमन डिफरेंस जो है वो हमेशा सेम रहेगा, चाहे वो इस केस का बात करिए चाहे इस केस का बात करिए। अब ध्यान से देखिए, यहां पे क्या हो गया, 3 का डिफरेंस है, यहां भी आप देखिए 3 का डिफरेंस है, 9 - 6 3, 12 - 9 3, तो कॉमन डिफरेंस क्यों सेम रहा, क्योंकि आपने सेम नंबर ऐड किया है। सेम नंबर ऐड करने से आपका कॉमन डिफरेंस जो है वो आपका चेंज नहीं होता है, इसको दिमाग में रखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। कैसे, एक एपी दे देगा, बोलेगा कि अगर हम सेम नंबर ऐड कर रहे हैं तो व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, राइट, तो आपसे पूछा जा सकता है। आइए देखते हैं, कह रहे हैं कि 5th टर्म, आप 5th में बताइए कितना नंबर ऑफ जार है, यानी आपसे an पूछ रहा है, और आपसे क्या पूछ रहा है, an पूछ रहा है, तो an का वैल्यू क्या होता है, a + n - 1 × d, वो भी आपको 5th टर्म कह रहा है, तो ये हो जाएगा a5 जो हो जाएगा वो a + n - यानी 5 - 1, यानी यहां पे क्या हो जाएगा 4d, राइट। तो जब ये 4d हो जाएगा तो आप वैल्यू को रख सकते हैं, और वैल्यू को रखेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहां पे देख लेते हैं, कहीं यहां पे देख लेते हैं, राइट। तो आपको कितना आ जाएगा a, यानी a5 जो है वो a की वैल्यू तो आपको पता है यहां पे 6 हो जाएगा, और प्लस में
ये हो जाएगा 4 इंटू अभी भी आपका 3, तो 4 3 12 और 6 18, यानी A5 की वैल्यू जो होगा वो क्या होगा 18 होगा, एंड दिस इज द आंसर। तो आई होप कि ये एपी का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिखें। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 ये कह रहा है कि ट्रायंगल इज अ वेरी पॉपुलर शेप यूज इन इंटीरियर डिजाइनिंग, द पिक्चर गिवन एबव शो अ कैबिनेट डिजाइंड बाय अ फेमस इंटीरियर डिजाइनर। देखिए, जितना भी इंफॉर्मेशन केस बेस्ड में देता है या जितना भी लैंग्वेज लिखा रहता है वो सारे लैंग्वेज आपके काम का नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं सर ये तो हम यहाँ पे देख रहे हैं इतना, तो ये सारी चीजें को इंफॉर्मेशन के तरह हम लोग यूज करेंगे क्या? नहीं, आपके यहाँ पे एक ही काम का वर्ड है, कौन? ट्रायंगल। यानी ये क्वेश्चन ट्रायंगल से है, इससे ये इंफॉर्मेशन मिला। बाकी वो फेमस डिजाइनर है वो सब ठीक है, वो सब तो एक आपको लैंग्वेज, क्योंकि केस बेस्ड है तो एक लैंग्वेज बनाने के लिए आपको दे दिया हुआ है, लेकिन आपका दिमाग कहाँ पे चल गया कि ये ट्रायंगल से क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे देयर आर हियर द लार्जेस्ट ट्रायंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय ट्रायंगल ABC। हमने एक ट्रायंगल बना दिया है, राइट, और फिगर भी दिया हुआ है। एंड स्मॉलेस्ट वन विथ सेल्फ इज रिप्रेजेंटेड बाय ट्रायंगल DEF। अब आप ये डिजाइन कर दिया है, राइट, इस तरह का डिजाइनिंग है। इसमें जो है आपको क्या है, सेल्फ बना हुआ है, राइट। इसमें क्या है, आपके पास अलग अलग सेल्फ बना हुआ है। तो ये जो सेल्फ बना हुआ है तो ये सब ये क्या है, ट्रायंगल है। तो उन्होंने कहा है कि एक बड़ा ट्रायंगल जो ABC है और सेल्फ जो है उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि विथ सेल्फ इज रिप्रेजेंटेड बाय DEF। तो आपको DEF हमने बना दिया है। अब PQ इज पैरेलल टू EF, और ये जो PQ है वो EF के क्या है, पैरेलल है। इतना इंफॉर्मेशन हमको यहां से मिला हुआ है, राइट। अब कह रहा है कि सो डैट DPQ सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। अब देखिए, अब आपका DPQ यानी DPQ जो है वो DEF के सिमिलर है। सबसे पहला तो ये प्रूफ करना है। तो बेटा जब आपको ना पैरेलल कह दे, तो पैरेलल कहे तो आपको ये ध्यान रखना है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है पैरेलल में, राइट। तो आप ये ट्रायंगल जो दे रहा है उसको सबसे पहले आप ले लो। तो सबसे पहला हम कहेंगे कि इन ट्रायंगल जो कह रहा है उसको ले लीजिए, क्योंकि अगर ये नहीं कहता ना तब आपको दिक्कत होता कि कौन किसके बराबर है। लेकिन जब ये क्वेश्चन खुद ही कह रहा है कि DPQ को हमको सिमिलर प्रूफ करना है DEF के, तो आप इन ट्रायंगल क्या लेंगे, DPQ एंड DEF। ये खुद ही जब कह रहा है तो आप इसको ले लीजिए। तो हमने ले लिया दोनों ट्रायंगल को। अब क्या करना है कि दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है, तो आपको ढूंढना पड़ेगा। और मैंने सबसे ज्यादा फोकस अगर किया है ट्रायंगल में तो आपको डबल ए सिमिलरिटी। मैं बार बार बच्चों को यह बोलता हूं कि डबल ए सिमिलरिटी सबसे ज्यादा आता है। तो आप यहां भी देखिए डबल ए सिमिलरिटी ही लगेगा। सबसे पहला आपका ट्राई डबल ए पे होना चाहिए। तो अब देखिए ये वाला एंगल जो है और ये एंगल दोनों इक्वल है, और ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल है। अब ऐसा क्यों सर? क्योंकि आपका दोनों ये जो दिया हुआ है PQ EF के पैरेलल है, उसके कारण ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। यानी ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है इनके, तो ये दोनों बराबर होगा, और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इनके हैं तो ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो आप जस्ट नाम दे दीजिए 1 2 3 4, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे और मैं यहाँ पे लिख भी पाऊं कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 और फिर एंगल 3 बराबर एंगल 4। क्यों? तो ये आप बोल सकते हो कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये हो जाएगा आपका क्या, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि आपने कहा था कि PQ जो है वो पैरेलल होगा, क्योंकि आपने कहा था कि सर PQ जो है वो पैरेलल है EF के, इसलिए ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से दोनों क्या हो गया, एंगल 1 जो है वो 2 के बराबर हो गया। और फिर एंगल, आप एंगल ऐसे लिखिए, यहाँ पे एंगल जो है आपका DPQ यानी पहले आ रहा है, तो एंगल आप लिखिए यहाँ पे कौन सा, एंगल 4 बराबर आपका क्या हो जाएगा, एंगल 3, ऐसा लिखिए। क्यों? क्योंकि DPQ में 1 पहले है तो हमने पहले 1 लिखा है। तो आप DEF में क्या हो जाएगा कि आपके पास 2 है, और उसके बाद में फिर
QP, यानी ये 4 एंगल तो हमने 4 पहले लिखा क्योंकि हमने DPQ जो है वो पहले लिखा है, इसीलिए DPQ का इंफॉर्मेशन पहले लिखना है और DEF का इंफॉर्मेशन बाद में लिखना है। दैट्स वाई मैंने यहां पे चेंज किया। अब हम आते हैं और देखते हैं कि जब ये दो आपको एंगल बराबर हो गया तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रेंगल आपका जो DPQ है वो आपका क्या है, सिमिलर है ट्रेंगल किसके, DEF के। बाई किससे, बाई डबल ए सिमिलरिटी, राइट, बाई डबल ए सिमिलरिटी। तो आपके पास तो ये पहला हमने क्वेश्चन को क्या है, प्रूफ कर दिया। कौन सा, कि सो डेट दिस सिमिलर टू दिस। अब आते हैं बेटा क्या, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इफ DP इक्वल टू 50 सेंटीमीटर एंड P इक्वल टू 70 सेंटीमीटर देन फाइंड PQ बाई EF। अब कह रहा है DP, तो आपको जो DP है वो दे रखा है कितना बेटा, DP 50 सेंटीमीटर दे रखा है और P दे रखा है आपको कितना, 70 सेंटीमीटर। तो बेटा जब भी पैरेलल आता है तो आप किसका बात करते हो, थेल्स का बात करते हो। और याद रखिएगा पैरेलल में एक थेल्स का बात होगा और पैरेलल में एक डबल ए सिमिलरिटी का बात होगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अब ये कहोगे कि सर डबल ए सिमिलरिटी का कब हम बात करेंगे अगर पैरेलल कहेगा तो, और कब हम थेल्स का बात करेंगे। तो देखिए अगर बेस का रेशियो आपसे पूछा जाए तो पैरेलल होते हुए भी आप डबल ए सिमिलरिटी का बात करेंगे, और अगर आपको बेस का रेशियो नहीं पूछा जा रहा हो, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको बेस का रेशियो नहीं पूछा जा रहा हो तब आप थेल्स लगाएंगे। क्यों, क्योंकि साइड का रेशियो थेल्स देता है। तो देखते हैं क्या आपसे पूछा गया है, PQ बाई EF। आपसे क्या पूछा जा रहा है, PQ बाई EF। इसका मतलब क्या हो गया, बेस का रेशियो, और बेस का रेशियो है तो थेल्स को भूल जाएंगे। क्या हम लिखेंगे, ए सिमिलरिटी। तो आइए अब लिख लीजिए, हो गया, बस इतना ही इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में था, हमने लिख दिया। और इससे कभी कंफ्यूजन नहीं होगा अगर आप ये कंसेप्ट को याद रखेंगे, बेस का रेशियो तो पैरेलल होते हुए भी थेल्स छोड़ देंगे। तो देखिए यहां पे बेस का रेशियो पूछ रहा है तो पैरेलल होते हुए भी हम भूल जाएंगे क्या, थेल्स को। तो आइए क्या लगाएंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा, तो DP बाई DE। क्यों, पैरेलल आपको सिमिलर हो गया है तब DP बाई DE। तो DP बाई DE, तो DP बाई DE, तो DP बाई DE यानी DP और बाई DE। ठीक है, कोई बात नहीं है, हम लोग को दोनों रेशियो पता है, हम लिख लेंगे। चलिए अब आते हैं दूसरा। अब हमको क्या हो गया, PQ का रेशियो चाहिए, तो PQ बाई EF, तो इक्वल टू हम PQ बाई EF। एक और होगा DQ बाई DF, तो DQ बाई DF को हमारे पास उसका कोई नीड नहीं है, इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। आप ये नहीं कहिएगा सर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो तो एक और होता है, वो आप क्यों नहीं लिख रहे हैं। हम वो इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि हमारे नीड ही नहीं है, उसका कोई इंफॉर्मेशन का हमको काम ही नहीं है, क्योंकि पूछा भी उसने नहीं है, इसलिए हम नहीं लिखेंगे। चलिए अब DP कितना दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, जो DP है वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आपका 50। यस, DP जो है वो आपका कितना दिया हुआ है, वो आपका 50 दिया हुआ है। और DE, तो DE आपका नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, PE। ध्यान से सुनिएगा, DE आपको नहीं दिया, क्या दिया है, P, और बच्चा क्या करेगा, यहां 70 रख देगा, हो गया, बस इतना ही सो हो गया, कहानी आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। क्वेश्चन आपने गलत कर दिया, क्यों, आप जल्दी में थे, आपको इंफॉर्मेशन गिवन है, इसका मतलब ये नहीं है कि वही इंफॉर्मेशन गिवन है जो आपको चाहिए, ये कभी इसका मतलब नहीं होता है, राइट। अब देखिए उसने P दे रखा है और आपको यहां पे D यूज करना है, तो D को क्या लिखोगे, PD प्लस P, यानी ये 50 प्लस ये 70 कितना आ जाएगा, तो हम यहां पे लिखेंगे क्या कि 50 प्लस 70, राइट, और इक्वल टू PQ बाई EF। तो सिंपल बात है, यहां पे क्या आ जाएगा 50 और अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा 70 और 50 हो जाएगा 120, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा PQ बाई EF, और राइट, तो आपका आ जाएगा PQ बाई EF जो होगा वो आ गया आपका कितना 5/12, एंड दिस इज द आंसर। तो कभी भी आप ये मत सोचिए कि जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ना वही आपको चाहिए, ऐसा नहीं है। वो हो सकता है कि थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट है, तो हर एंगल पे याद रखिए, हर एंगल पे सीबीएसई चाहता है आपको थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट करना है। स्टैंडर्ड का पेपर है ये, तो ट्विस्ट तो रहेगा ही।
चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर यहां पे क्या है इसका 3, कह रहा है कि इफ 2AB इक्वल टू 5D एंड ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF देन सो दैट पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF इज कांस्टेंट। देखिए बेटा, जब मैं पढ़ा रहा हूं या मैं ऑफलाइन भी जब मैं पढ़ा रहा होता हूं तो इस क्वेश्चन को मैंने पिछला बार भी इंपॉर्टेंट कहा था और हमेशा मैं इस क्वेश्चन को बोलता हूं कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। और याद रखिए, पिछला बार ये क्वेश्चन आपको पेरीमीटर से रिलेट नहीं किया था, इस बार ये क्वेश्चन पेरीमीटर से रिलेट करके आया है। तो पॉसिबिलिटी है कि आपसे पेरीमीटर के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि पेरीमीटर का जो क्वेश्चन है ना, अब ये पेरीमीटर जब यहां पे लगा दिया है ना तो ये क्वेश्चन ट्विस्ट हो गया है सिमिलरिटी से ही है, बहुत आसान, लेकिन पेरीमीटर लग जाने के बाद आपका दिमाग चलेगा कि पेरीमीटर तो हमने पहली बार सुना है AB प्लस BC प्लस CA होना चाहिए। यस, आपका दिमाग पेरीमीटर पे अगर चल रहा है तो पेरीमीटर होता क्या है? पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल दी साइड। तो यहां पे आप लिखेंगे सम ऑफ ऑल दी साइड, और साइड कहां से आएगा? तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। और याद रखिए, मैं सिर्फ एक बार इस क्वेश्चन को आपको बताऊंगा और आप कभी नहीं भूलेंगे। थोड़ा सा बस कंसंट्रेट रहिएगा और कुछ नहीं। देखिए, कह रहा है कि ABC ये दिया हुआ है, सिमिलर दिया हुआ है। अब कह रहा है कि पेरीमीटर जो है ये बताइए कि ये कांस्टेंट होता है। बेटा ये 100% कांस्टेंट होता है। पता है क्यों? देखो सिंपल सा बात देखो पहले। अगर हम बात करें कि आपका ABC जो है, ABC ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल DEF के, तो आप यही ना कहोगे कि सर AB बाई DE जो होगा वो आपका BC बाई EF होगा, और फिर AC बाई DF। याद रखेंगे, इसको लिखने आपको आना चाहिए। फर्स्ट दो तो यहां भी फर्स्ट दो, लास्ट दो तो यहां भी लास्ट दो, फर्स्ट और लास्ट तो यहां भी फर्स्ट और लास्ट, वही चीजें लिखा जाता है। अब ये बताओ कि इनके करस्पॉन्डिंग अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है? बराबर होता है। उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है? बराबर होता है। तो ये सभी आपस में बराबर हो गए। तो आप इसको कह दो क्या? R, या कह दो आप K, जो भी आपको कहना है। सभी बराबर होते हैं तो आपने कह दिया यहां पे क्या? K कह दिया। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, जब आप यहां पे K कह दिए ना तो आप ये बताइए कि ये भी इनके बराबर, ये भी इनके बराबर, ये भी इनके बराबर। तो ध्यान से सुनिएगा, हम यहां पे निकाल रहे हैं कि अगर AB बाई DE जो है अगर K के बराबर है तो यहां से AB जो होगा वो KDE हो जाएगा। तो आपके पास क्या निकल गया कि AB जो होगा वो KDE होगा, और साथ में फिर BC जो होगा वो क्या हो जाएगा? आपको KEF हो जाएगा, और फिर AC जो है वो क्या हो जाएगा? फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, KDF हो जाएगा। राइट, ये हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, जब ये हो गया तो अब यहां पे पेरीमीटर, आप पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC और अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF। अब क्या लिखो? पेरीमीटर का मतलब और सम ऑफ ऑल दी साइड। तो यहां पे AB प्लस BC प्लस CA और अपॉन क्या हो जाएगा? DE प्लस EF प्लस DF होगा। यस और नो? होगा। अब देखिए, अब AB की वैल्यू कितनी है? KDE, ध्यान से, KDE प्लस BC की वैल्यू KEF और प्लस इसका वैल्यू KDF और अपॉन ये हो जाएगा DE प्लस EF प्लस DF। यस और नो? यस। अब ऊपर से K कॉमन ले लीजिए, तो DE और अपॉन EF और DE और प्लस EF और प्लस DF और अपॉन क्या? अपॉन में DE और प्लस EF और प्लस DF। आप ध्यान से देखिए, दोनों क्या हो गया? कैंसिल। किसके बराबर हो गया? ये K के बराबर। तो क्या है? ये कांस्टेंट के बराबर नहीं हो रहा है। यस,
लेकिन कांस्टेंट के बराबर तो हो गया, वो कांस्टेंट दिया कितना हुआ, यहां दे दिया गया है। अगर ये क्वेश्चन ये सिर्फ कहता है कि कांस्टेंट प्रूफ करो, तो यस वी कैन प्रूव इट, कि हम लोग यहां पे प्रूफ कर सकते हैं इसको, और इस तरह से कर सकते हैं। के क्या है, कांस्टेंट है जो आप मान के चले थे। अब ये के जो है दिया हुआ है, कैसे, अब देखिए 2ab इक्वल टू 5d क्या दिया हुआ है। अगर हम बात करें यहां पे कि दिया हुआ है कि 2d जो होगा वो किसके 5d के बराबर होगा, तो हम यहां से निकाल सकते हैं, यहां से हम निकाल सकते हैं कि सर ab बाई जो d होगा, अब d से कौन मल्टीप्लाई है 5, तो 5 ऊपर रहेगा, और ab से कौन है 2, तो याद रखिए ab बाई डी कितना है 5/2, तो यहां पे ab बाई डी यानी k किसके बराबर है, यहां पे 5/2 के बराबर, तो ये k जो है वो किसके बराबर है 5/2। तो क्या आपने ये प्रूफ नहीं कर दिया कि इनका पेरीमीटर जो है वो कांस्टेंट के बराबर होता है, और वो कांस्टेंट कितना है तो 5/2 है, क्योंकि वो दिया है। नहीं दिया होता तो क्या करते, यहीं पे छोड़ देते आंसर, यस और नो। यानी इसका जो सबसे बेस्ट लिखने का तरीका है वो ये है कि ये ऐसा दिया रहता है, इक्वल टू, ध्यान से सुनिएगा, इक्वल टू क्या, ये रेशियो किसके बराबर है, के बराबर है, तो के किसके बराबर है, ab बाई डी, bc बाई ef, ac बाई df, तो ये बराबर होता है ab बाई डी के बराबर होता है bc बाई ef के बराबर होता है किसके, ac बाई df के। ध्यान से देखिए ये सभी आपस में इक्वल होते हैं, और यही किसके बराबर होता है, के बराबर होता है, और के कितना था यहाँ पे के था 5/2, यानी आप प्रूफ कर दिए कि यस दिस वन इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड विच इज इक्वल टू 5/2। एनी डाउट। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का, और इसी का जो और है ना बेटा, ये मेरा इस बार का गेस था। अगर आपको लग रहा है कि सर इस बार गेस किए थे, तो आप जा करके गूगल पे चाहे यूट्यूब पे आप लिखिए वहां पे कि 14 क्वेश्चन 6.3 ट्रायंगल 14 क्वेश्चन एंड रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व बाय इंजीनियर अंकेश सर, वहां पे आपको खुलेगा, और एक वीडियो उसमें 3 क्वेश्चन मैंने बताया है बेटा, 3 क्वेश्चन मैंने बताया है, और उस तीनों में से सबसे लास्ट क्वेश्चन ये है जो मैंने पहले ही ऑलरेडी बनाकर वीडियो डाल दिया है कि अगर क्वेश्चन पूछने वाला है और क्वेश्चन जो पूछेगा वो क्वेश्चन जो है आपको मैंने वहां पे ऑलरेडी पहले से बना करके वीडियो रखा हूं, आप वहां जा करके देखिएगा तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। ये गेस था, ये सबसे लास्ट, और पता है ये क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 बार ऑलरेडी आ चुका है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, राइट। ट्रायंगल से टोटल 3 क्वेश्चन जो है उस पैटर्न पे बनता है, जो पैटर्न आप जाके देखेंगे 6.3 एनसीईआरटी में जो 6.3 है उसमें क्वेश्चन नंबर जो 14 है और क्वेश्चन नंबर जो 12 है, उसके साथ मैंने एक क्वेश्चन और लिखाया है जो आरएस अग्रवाल में दिया हुआ है, और यहां पे वो क्वेश्चन नंबर 3 है जो ये क्वेश्चन है। तो ऐसा नहीं है, मैं पहले से जो प्रिडिक्शन करता हूं लगभग जो है वो आसपास क्वेश्चन रहता है। तो आप एक बार उस वीडियो को फॉलो करिए और तब आपको पता चलेगा कि जो सर कह रहे हैं वो सही है या गलत है। आप ऐसे नहीं मानिए, आप जा करके वहां पे देखिए, तब आपको मिलेगा। सेम क्वेश्चन मैंने वहां करवाया है और प्रूफ करवाया है, और बहुत ही आसान है। इसका टफ तो क्वेश्चन नंबर 14 है 6.3 एक्सरसाइज का एनसीईआरटी में, लेकिन ठीक है आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है। कह रहा है कि इफ AM एंड DN आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABCDEF, यानी यही ट्रायंगल है। अब ये पैरेलल वाला कहानी यहां पे क्या है, नहीं है बेटा। तो पैरेलल वाला कहानी नहीं है तो यहां पे क्या है, ये है आपका क्या DN, यहां पे मीडियंस है, और ये है आपका M, राइट। तो पैरेलल वाला कहानी नहीं है तो क्वेश्चन क्या है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा ये क्वेश्चन कैसे आसान है। अब इन्होंने कहा मीडियंस, तो मीडियंस के बारे में आप क्या कहेंगे, मीडियंस के बारे में आप ये कहेंगे कि सर जब भी मीडियंस कहा जाता है तो इसका मतलब है कि ये BM जो है सर MC के बराबर होगा, और यहाँ EN जो है वो किसके बराबर होगा सर, EN जो है वो NF के बराबर होगा। तो आइए देखते हैं प्रूफ क्या करना था कि ABM और DEN आपका क्या है आपका सिमिलर है, सिमिलर है, पहले से दिया होगा कुछ और भी। देखिए कह रहा है कि ABC और DEF क्या है, गिवन है कि ये दोनों क्या है आपका
ट्रेंगल ए बी सी जो है वो आपका सिमिलर है ट्रेंगल डी ई एफ के, ये पहले से दिया हुआ है और यही तो हमको चाहिए, यही चाहिए। अगर दिया है तो आप क्या कहेंगे, क्या रेशियो लिख सकते हैं क्या, ए बी बाई डी जो है वो बराबर होगा बी सी बाई ई एफ के, और ये इक्वल होगा ए सी बाई डी एफ के, ए सी बाई डी एफ। अगर आपको ये रेशियो लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ट्रेंगल देख सकते हैं, मेरा वीडियो जाकर के देखिएगा। याद रखिए बड़े वाले ट्रेंगल में ध्यान, वहां पे मैं सारी चीजें क्लियर किया हूं। अगर बीसी का रेशियो दिया हुआ है तो ये क्वेश्चन आसान है, और अगर बीसी का रेशियो नहीं दिया हुआ है तब क्वेश्चन टफ हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 बन जाएगा एनसीईआरटी का, जिसमें कंस्ट्रक्शन की नीड होगी। तो आप समझिए यहां पे किसका रेशियो दिया है, बीसी का रेशियो दिया है। तो बीसी का अगर रेशियो दिया हो तो आपको छोटा वाला ट्रेंगल यानी ये छोटा वाला ट्रेंगल आने, यहां तक आने में आपको क्या होगा, आसानी होगा, और यहां से भी आने में यहां पे आसानी होगा। तो कभी भी अगर बेस का रेशियो दे दे तो आप समझ जाना कि कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। मीडियंस देगा और बेस का रेशियो दे दिया तो कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर बेस का रेशियो नहीं देगा तो क्वेश्चन नंबर 14 कंस्ट्रक्शन होगा। यस और नो, यस। आइए देखिए, अब यहां पे कंस्ट्रक्शन नहीं होगा क्योंकि बीसी का रेशियो दिया है। अब आपको इस बीसी से कहां पहुंचना है, बीएम तक पहुंचना है। अब बोलोगे कि सर आप कैसे सोच रहे हैं कि हमको बीएम तक पहुंचना है, क्योंकि उसने ये कहा है कि आपको इस वाले ट्रायंगल को, इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को, आई थिंक सो, देखिए DEN यस और ABM यस, तो ये वाले ट्रायंगल को आपको क्या प्रूफ करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। तो इस बड़े वाले ट्रायंगल से छोटे पे आना है। तो ध्यान से सुनिए, आप एक लाइन में प्रूफ कर पाएंगे, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। सुनिएगा, AB अपॉन D दिया है, गुड, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा BC बाई EF दिया है, ठीक है। अब AC बाई DF दिया है सर, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको तो इस AC को छोड़ते हुए या BC को छोड़ते हुए आपको यहां तक आना है, यहां तक आपको आना है BM तक। तो आप आ जाएंगे कैसे, इनको छोड़िए, क्योंकि ये जो है ना, इससे आप DF से कभी भी आप इस साइड पे नहीं आ सकते, DN साइड पे आप कभी नहीं आ सकते, AC साइड से आप कभी भी AM तक नहीं आ सकते हैं। छोड़िए उसको, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है सर। अब AB बाई D जो है इक्वल टू BC बाई EF से हम काम चलाते हैं। अब BC बाई EF को बेटा हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और 1/2 से, और नीचे भी 1/2 से। अब आप ये कह सकते हो कि सर आपको सपना आया था क्या कि आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिए, सपना आया था? नहीं, कंसेप्ट आया था। कैसे, सुनिएगा। जब 1/2 BC हम क्यों किए हैं, क्योंकि हमको BC से आना है BM, राइट, और हमको पता है कि M मीडियन है, और BM तक क्यों आना है, क्योंकि इस ट्रायंगल को हमको सिमिलर प्रूफ करना था। तो जब हम BC से हमको BM आना है तो हम क्या करेंगे, हम इनका हाफ कर दिए। इसलिए अगर हमको BM से BC तक जाना होता तो डबल कर देते, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देते। ये भी क्वेश्चन नंबर 12 है, एनसीईआरटी का 6.3 का क्वेश्चन नंबर 12 है। जब आप जाएंगे तो यही प्रूफ किया है, वहां पे क्या 2 गुना किया है, यस और नो। तो आप यहां पे क्या करेंगे, आप यहां पे ये करेंगे कि हमको आधा आना था तो हमने हाफ किया। जब हमको अगर ये दिया रहता कि सिमिलर दिया रहता और हमको BC, हमको बड़े वाले ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना होता तो हम इनके 2 गुना जाते। तो हम 2 गुना भी नहीं जाएंगे क्योंकि हमको यहां तक आना है, BC दिया हुआ है, तो हाफ आ गए। तो अब हम इसको लिख सकते हैं इजिली क्या कि सर ये हो जाएगा हमारा AB बाई D इक्वल टू, अब 1/2 BC, बेटा BC जो है वो किसके बराबर है, बोलो बोलो किसके बराबर है, BM के बराबर है। क्यों BM के बराबर है? अब आप बोलोगे सर BM आप क्यों लिखोगे, आप क्यों नहीं MC लिख ले रहे हो?
तो बेटा ये तो बताने की नीड नहीं है कि हम क्यों लिख रहे हैं एमसी, हम क्यों नहीं लिख रहे हैं एमसी, इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि हमको एमसी को उसने कहा ही नहीं है कि सिमिलर प्रूफ करो, उसने कहा है हमको कि हाँ इस छोटे वाले यानी बीएम तक हम आएंगे। लिख तो एमसी भी सकते थे बट हम लिखेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि हमको इसको कहा है कि आप सिमिलर प्रूफ करिए, तो हम यहां पे लिखेंगे बीएम। तो सारे कंसेप्ट को क्लियर करते हुए आप आगे बढ़िए। ऐसा नहीं कि बस आ गए हैं, क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है और चले जाना है, क्वेश्चन को आगे कैसे सॉल्व करेंगे या क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो क्या करेंगे, ये नहीं सोचना है, तो गलत बात है बेटा। पहले तो आपको ये सोचना है कि एग्जाम में ना हम रहेंगे ना बुक रहेगा, आप खुद ही रहोगे, आपका दिमाग रहेगा, राइट। तो आपको ना थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन सेम एज इट इज नहीं आ रहा है तो कैसे दिमाग लगाएंगे। तो मैं सारा कंसेप्ट इसलिए क्लियर कर रहा हूं, कल को अगर ये प्रूफ करने के लिए आ जाता ये और ये, तब क्या करते, तो वहां पे फिर हमको याद करते, चाहे बुक को याद करते, तो ऐसा आप नहीं करेंगे, अपने दिमाग को चलाएंगे। अब बीएम हो गया, अब ये ईएन हो जाएगा। अब देखिए दो साइड का तो रेशियो आपने प्रूफ कर दिया, यस और नो, यस, दो साइड का रेशियो आपने प्रूफ कर दिया है। अब देखिए इसका और इसका रेशियो आपने बता दिया, अब आपको तीसरा साइड तो मिल ही नहीं रहा है, बोलिए मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, बिल्कुल नहीं मिल रहा है तीसरा साइड, हमने काट दिया कि एसी से हम कभी भी एसी से इधर नहीं आ सकते हैं, यानी एसी हमको अपॉन और हम डीएफ से कभी भी हम एम और डीएन में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि इस दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि साइड वाला तो काम नहीं बनेगा, किसका बनेगा, एंगल वाला बनेगा। किसका? जब सब कुछ फेल हो जाएगा, जब साइड फेल हो गया तो कहां पे जाएंगे, एंगल पे जाएंगे। और अगर आप ध्यान से समझोगे ना, मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन बनाते समय कंसंट्रेट रहिए, कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, आप उसको नोट्स बनाइए, और नहीं तो वीडियो आप पॉज करके और खुद ही सॉल्व करिए। अगर सॉल्व हो जा रहा है तो स्किप करके आगे बढ़िए, टाइम पास नहीं करिए। अब आते हैं यहां पे क्या है, देखिएगा अब हमने कह दिया ये बात कि सर कि हमारा साइड तो अब नहीं मिलेगा, एंगल पे देखते हैं। तो ध्यान से देखो ना बेटा, ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर है। क्या कह दिया सर आपने? कुछ नहीं बेटा, जो दिया हुआ है हमने कह दिया। क्यों? क्योंकि हम ये दिमाग में रखे थे कि ये पैरेलल, ये दोनों सिमिलर है, हम ये दिमाग में रख के चल रहे थे, राइट। तो आपको सब तरह से सोचना है, सिर्फ एक तरह से नहीं। और ये क्वेश्चन जो तीनों है, 3 क्वेश्चन मात्र इस पे अभी तक आता है और आया हुआ है और आगे भी आता रहेगा, आप घबराए ना, बस वो 3 क्वेश्चन आप कर लीजिए। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 12 एनसीईआरटी, क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का आपका 6.3 का 14, और एक क्वेश्चन मैंने साथ में करवाया है, अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे तो तीनों क्वेश्चन कर लीजिए, आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा अगर वहां से आया तो। आइए, तो हम ये कहेंगे कि एंड फिर भी आपको एंगल बी जो है वो एंगल किसके बराबर हो जाएगा, एंगल बी जो है वो एंगल ई के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिमिलर है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो आप बोलेंगे कि सो ट्रेंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्रेंगल डी ई एफ के। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं बाई ए सिमिलैरिटी, बाई ए नहीं, बाई साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी, बाई साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। अगर यहां तक आपको कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, यस और नो। ओके, लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 38। कह रहा है मेटालिक साइलो आर यूज बाय फार्मर्स फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स। Farmer Girdhar has decided to build a new metallic silo to store his harvested grains. It is in the shape of cylinder mounted by a cone. देखिए इतना सारा जो लिखा हुआ है उससे आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल रहा है। इंफॉर्मेशन कैसा मिल रहा है कि एक फार्मर्स है जो आपका साइलो बनाना चाह रहा है, और वो कैसा बनाया है, उसने कहा है कि ये जो है आपका सिलेंड्रिकल, और इसके ऊपर जो है आपका इसका जो सर माउंटेड है वो है आपको कोनिकल शेप से। इनका जो सर माउंटेड है वो किससे है, कोनिकल शेप से, राइट। अब आगे देखते हैं, इससे ये इंफॉर्मेशन हमको मिल गया, और इससे जो इंफॉर्मेशन मिला कि आपका एक साइलो है जो कोनिकल शेप भी उसमें सर माउंटेड है और सिलेंड्रिकल पार्ट है, यानी क्वेश्चन जो है वो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से है।
तो जो इन्फॉर्मेशन होता है यहाँ पे तो पता चल जाता है। ये वाला जो टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसमें बहुत जल्दी आपको पता चल जाता है कि ये जो केस बेस्ड है वो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से है, क्योंकि ये एरिया का बात करेगा, सरफेस का बात करेगा, राइट। अब देखते हैं, करे डायमेंशन ऑफ द कोनिकल पार्ट ऑफ साइलो इज एज फॉलोज। कह रहा है रेडियस ऑफ बेस, इनका जो रेडियस है बेटा, वो रेडियस जो है वो दे रहा है कितना, वो जो रेडियस है वो 1 पॉइंट आपका क्या दे रहा है 5 मीटर, राइट। और उसके बाद कह रहा है कि हाइट इनका 2 मीटर दे रखा है, राइट। इनका हाइट जो है वो क्या है h, और आपको h जो है वो दे रखा है आपका कितना, h जो है वो दे रखा है 2 मीटर, राइट। यानी हम यहीं पे मेंशन कर देते हैं h जो है वो 2 मीटर दे रखा है। आइए अब देखते हैं, कह रहा है कि डायमेंशन ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द साइलो इज एज फॉलोज, रेडियस 1.5। देखिए जनरली जो होता है बेटा, जब भी एक सिलेंडर पे सरमाउंटेड अगर कोई भी कोन करता है तो 100% जो है दोनों का रेडियस सेम देता है, तो क्या हो जाएगा 1.5, यानी हम कह देंगे कि दोनों का रेडियस क्या है यहाँ पे बेटा, दोनों का रेडियस यहाँ पे क्या है सेम दिया हुआ है, राइट। तो सभी जगह हम आर ही यूज किया करेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर नहीं किया करेंगे, क्योंकि दोनों का रेडियस क्या हो गया, सेम हो गया। हाइट जो है वो 7 दिया हुआ है, राइट। तो यहां से लेकर के कैपिटल एच आप बोलिएगा यहाँ पे 7 मीटर, राइट। क्यों, क्योंकि हाइट अलग अलग हो गया, तो हाइट अलग हो गया तो आप यहाँ पे कैपिटल एच और एक को क्या बोलिएगा, स्मॉल एच बोलिएगा। अब उसने कहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ एबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखिए जितना बड़ा क्वेश्चन होता है ना, उससे बहुत छोटा सॉल्यूशन इनका होता है। इसलिए केस बेस्ड क्वेश्चन अगर लग रहा है कि नहीं एक बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले हमको लगता है कि केस बेस्ड एक बार आपको ध्यान देना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये नंबर भी ज्यादा दिलाता है और एक बार अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो लगभग बन जाता है क्वेश्चन, राइट। अब आइए, कह रहा है कि कैलकुलेट द स्लेंट हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट ऑफ वन साइलो। अब देखिए कोनिकल पार्ट जो है उसका आपको स्लेंट हाइट निकालना है, तो स्लेंट हाइट तो कोनिकल पार्ट में ही होता है। तो आप सिंपल बात है कि इसका आपको एल निकालना है। तो ये तो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, यानी जो ये पार्ट होता है वो आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है, राइट। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि जो एल स्क्वायर होगा, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होगा वो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखिए ये फॉर्मूला भी है, लेकिन हम लोग हमेशा ये मैं कहता हूं कंसेप्ट देते रहता हूं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप राइट एंगल ट्रायंगल को आप पाइथागोरस थ्योरम जैसे याद रखते हो, आप वैसे याद रखो। स्लेंट हाइट बस एल हो गया यहाँ पे। तो अब ये एल का निकालना है, तो एच स्क्वायर, एच का मतलब कितना हो गया आपका 2 का स्क्वायर और प्लस 1.5 यानी रेडियस का स्क्वायर, राइट। तो ये आपका हो गया इनका होल स्क्वायर। तो आप ये जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 15 जो हो 15 इंटू 15 यानी 225 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे पॉइंट है, आपको पता है कि स्क्वायर कर रहे हो तो ये 2.25 हो जाएगा, यानी यहाँ से एल जो होगा ये हो जाएगा आपका 4 और 2 6 यानी 6.25। क्या होता है कि अगर यही लेंथ नहीं होता ना और हम क्वाड्रेटिक पढ़ रहे होते तो प्लस माइनस ले जाते, क्योंकि आपको जब भी स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस आता है, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि लेंथ आप देख रहे हैं लेंथ निगेटिव नहीं होता है। और आपको पता है कि 6.25 जो है वो कितना इसका रूट होता है, तो ये होता है आपका 25 का, और अपॉन में क्या होगा 100 होगा, है ना। ये अगर जीरो, ये अगर आप डेसिमल हटाओगे तो 100 होगा, और 100 का क्या होता है एलसी, 100 का क्या होता है रूट 10 होता है, तो अपॉन में 10 करोगे तो ये हो जाएगा। बाकी आपको याद ही होगा डायरेक्ट, तो कोई बात नहीं है। अब आपका 22.5 हो गया और ये मीटर हो गया, यानी स्लेंट हाइट जो है आपने निकाल दिया 2.5 आपका मीटर हो गया, यानी पहला आंसर तो आपने कैलकुलेट कर दिया, यस और नो, पहला आंसर आपने कैलकुलेट कर दिया। अब उसने कहा है कि कोनिकल पार्ट ऑफ द साइलो, यानी पहला का आंसर आपने स्लेंट हाइट तो निकाल दिया, यानी हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर दिया। अब कह रहे हैं कि फाइंड द सीएसए ऑफ द कोनिकल पार्ट ऑफ वन साइलो, राइट। तो आपको अब इनका सीएसए निकालना है, तो कर्व सरफेस एरिया कोन का कितना होता है, तो आप सिंपल सा बोल दोगे। दूसरा जो है वो सीएसए ऑफ कोन, तो सीएसए ऑफ कोन क्या हो जाएगा पाई आर एल, राइट। तो पाई की वैल्यू
22/7 और इंटू रेडियस, रेडियस 1.5 है, राइट, 1.5 है। और स्लेंट हाइट आपका कितना आ गया भाई, स्लेंट हाइट जो है वो कितना आ गया, तो स्लेंट हाइट आपके पास 2 पॉइंट क्या आ गया, 5 आ गया, 2.5। अब देखिए, अब यहां पे क्या ये कैंसिल हो रहा है, आपको ऐसा दिख रहा है क्या, बिल्कुल हमको ऐसा नहीं दिख रहा है, राइट। तो जब अब हमको ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये कैंसिल हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल सा यहां पे ये कर देंगे कि 3.14 ही आप वैल्यू पुट कर लीजिए, सबसे क्या हो जाएगा, बेटर हो जाएगा 3.14, राइट, 3.14। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 11.78 एंड दिस इज द मीटर स्क्वायर। यस और नो, यस। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड का, राइट। थर्ड में जो है आपको 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। आप देख रहे हैं कि थर्ड का जो पैटर्न है वो 2 क्वेश्चन का पैटर्न है, एक और वाला भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल सीट यूज टू मेक द कर्व सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ वन साइलो एट द रेट ऑफ ₹2000 पर मीटर स्क्वायर। वो सिर्फ सिलेंड्रिकल पार्ट में जो है वो मेटल सीट लगाने की कोशिश कर रहा है। तो आप कर्व सरफेस एरिया आपको निकालना पड़ेगा, किसका निकालना पड़ेगा, सिलेंडर का। तो हम यहां पे लिखेंगे कि CA से ऑफ सिलेंडर, राइट। तो CA से ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 2πRL, यानी R नहीं, 2πRL नहीं, यहां पे H लिखिए, क्यों, क्योंकि आप हाइट को H माने हो, राइट, आप H माने हो, कैपिटल H। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 इंटू 22/7 और इंटू R की वैल्यू कितनी है 1.5, और यहां पे H की वैल्यू कितनी है 7। तो देखिए यहां पे 22/7 रखने में आसान हो गया, क्यों, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। तो कैंसिल आउट हो गया, तो यहां पे कितनी वैल्यू आ जाएगी, देखिए 15 को पहले 2 के टेबल 2 से पढ़ लीजिए, यानी 1.5 इंटू 2 करोगे तो 3 आएगा, और 3 आ गया, और 3 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 जो होगा वो क्या होगा, मीटर स्क्वायर। अब आपको मेटल कॉस्ट जो है, यानी जो मेटल सीट जो है वो लगा रहा है, उसका कॉस्ट कितना है 2000 पर मीटर, यानी 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट जो है वो 2000 आ रहा है। तो आपका एरिया कितना आया है 66। तो आप यहां पे लिखिए कि कॉस्ट रिक्वायर्ड फॉर मेटल सीट इक्वल टू क्या हो जाएगा 66 इंटू 2000, राइट, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो 2000 है, तो इतना मीटर का स्क्वायर का कितना हो जाएगा 6 2 जा 12 और 6 2 जा 12 और ये 13 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 2 3, ये आपको आंसर जो है वो इतना रुपीज जो है वो आ गया आपके पास, कितना आप दे सकते हैं, दिस वन इज द आंसर। अब हम बात करते हैं इसके और वाला क्वेश्चन का, कह रहा है कि फाइंड द टोटल कैपेसिटी ऑफ द साइलो टू स्टोर ग्रेन्स। तो टोटल कैपेसिटी यानी और वाला सेकेंड, तो टोटल कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, कैपेसिटी जब भी वर्ड आता है तो आपके दिमाग में क्या चलता है, वॉल्यूम। तो सिंपल दोनों का वॉल्यूम निकाल के ऐड कर देंगे, यस और नो। अब दोनों का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम निकालने के लिए आप कौन का अलग फॉर्मूला लगा सकते हैं और इनका अलग, दोनों का अलग अलग निकाल करके ऐड कर दीजिए। तो हम यहां पे लिख रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ कोन, सबसे पहले तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा 1/3 πr² h, राइट। तो 1/3 इंटू पाई। अब यहां पे आप ये देख रहे हैं कि पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/7। अगर 22/7 रखोगे तो फिर रेडियस यहां पे कैंसिल नहीं होगा, और फिर h, तो यहां पे कुछ कैंसिल वाला दिख नहीं रहा है, राइट। तो हम यहां पे क्या रख रहे हैं 3.14 और इंटू r² का मतलब क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यस और नो, और फिर h, r का स्क्वायर यानी 1.5 का स्क्वायर और इंटू h यानी 2। क्लियर है। तो आप ये देखिए कि ये कैंसिल हो जाएगा, राइट, ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में इनको कैंसिल कर लेते हैं। देखिए 1/3 और इंटू 3.14 और इंटू 1.5 इंटू 1.5 और इंटू 2,
तो हम ये देख रहे हैं कि ये कैंसिल हो जाएगा कितना से, 0.5 से। और याद रखिएगा 0.5 जो है आपका, 0.5 जो है, 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो गया आपका 10 होगा। 0 इसमें आपको पॉइंट लगा है तो 1 हो जाएगा, तो वो तो कहानी हो गया खत्म। अब यहां पे बचा 1.5 इंटू 3.14, राइट। अब 1.5 3.14 इंटू 1.5, तो बेटा इसको आप कैसे सॉल्व, देखिए इसमें क्या है कि 15 का टेबल डायरेक्ट पढ़ लीजिए। 15 4 जा 60, 15 1 जा 15 और 6 वहां पे 60 जो आया है उसमें से 6 कैरी हुआ है तो 6, तो 15 और 6 कितना हो जाएगा आपका 21, कैरी हो गया आपका 2, तो 15 3 जा 45 और 45 में अगर आप 2 ऐड कर देंगे तो 47, राइट। तो ये हो गया आपका 47, तो 47 है ये, एक पॉइंट के बाद एक नंबर, पॉइंट के बाद दो नंबर, तो 3, तो 1 2 3 यानी आपका आ जाएगा कितना 4.17, वो भी किस में, मीटर स्क्वायर में। यस और नो। तो ये आ गया आपका किसका, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो अभी तो आपने वॉल्यूम ऑफ कोन निकाला है, अब आपको क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आप निकालने के लिए क्या करेंगे सर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालने के सिंपल हम एक काम करेंगे यहां पे कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए क्या करेंगे, देखिएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैसे निकल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां पे तो कैंसिल आउट होने की संभावनाएं दिख रही थी, तो 22/7 इंटू आर, आर की वैल्यू 1.5 और इंटू 1.5, राइट। और इंटू में एच, एच कितना है, कैपिटल एच यहां पे रखेंगे तो एच कितना हो जाएगा आपका 7, तो ये कैंसिल हो जा रहा था, तो यहां पे आ जा रहा था कितना, ध्यान से सुनिएगा, यहां पे मल्टीप्लाई को थोड़ा सा समझेंगे। 15 2 जा 30, तो 0 आया उसको छोड़ दो क्योंकि पॉइंट है, हटा दीजिए। तो वहां पे आपका मान लीजिए 0 लिखते हैं, चलिए। तो 15 2 जा और फिर 15 2 जा 30 और 3 33, राइट। और यहां पे आपका एक पॉइंट है, पॉइंट लगा दीजिए इंटू 1.5। अब यहां से आपका क्या हो गया, ये आप लिख सकते हो सिंपल 33। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 33 में, तो 15 3 जा 45, आपका 45 में आ गया आपका 5, कैरी हो गया आपका 4, फिर 15 3 जा 45 और 45 और 4 49, राइट। तो 49 आ गया, और 49 है, और एक पॉइंट के बाद जो है, पॉइंट के बाद एक ही आपका नंबर है, तो 49.5, राइट। ये हो गया मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर क्यूब, बिकॉज दिस वन इज द वॉल्यूम, मीटर क्यूब। अब आप लिखोगे कि टोटल वॉल्यूम, करें ना कि फाइंड द टोटल कैपेसिटी, तो टोटल कैपेसिटी ऑफ साइलो, तो कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे सिंपल, तो ये हो जाएगा आपका 4.71 और प्लस 0 है तो छोड़ दीजिए 49.5, तो आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 0 लगा दीजिए क्योंकि इन दोनों को ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 1 और 5 और 7 हो जाएगा आपका 12 और 9 और 4 हो जाएगा आपका 13 और 13 और 1 14 और 415 यानी 54.21 आपका मीटर क्यूब, एंड दिस इज द आंसर। तो आपको आई होप कि ये चीजें जो है आपको केस बेस्ड का क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, और ये आपका था सेक्शन ई और ये लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो आपको कैसा लगा, मेरे सॉल्यूशन करने का तरीका आपको कैसा लग रहा है, आप कमेंट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।